हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है जड़त्व है और जड़त्व आघूर्ण के बारे में। जड़त्व के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। लेकिन हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो जड़त्व आघूर्ण से संबंधित है। इसका मात्रक, विमीय सूत्र, एसआई पद्धति में साथ में बात करेंगे। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर क्या है, और दूसरी बात यहाँ पर हम देख लेंगे कि किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक कितना होता है। बच्चों, ये चीज हम समझेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं कुछ बेसिक से। बेसिक में सबसे पहले आपका कदम होना चाहिए जड़त्व क्या है। भाई, जड़त्व के बारे में तो पता होना चाहिए। तो जैसे कोई वस्तु स्थिर है, यानी कोई वस्तु रखा हुआ है कहीं पर, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा गुटका रखा हुआ है यहाँ पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये गति करे, हम इस पर बल लगाना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस पर एक बल कार्य करता है जो हमारे लगाए गए बल का विरोध करता है। जैसे हम चाहते हैं इस पर बल लगा दें, एफ बल लगा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो है गति करने की कोशिश करे, गति करे, लेकिन ये गति नहीं कर रहा है, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब हम बाह्य बल लगाते हैं लेकिन फिर भी ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब हमारे बल का ये क्या करता है, या बाह्य बल का विरोध करता है। और इस विरोध की प्रवृत्ति को ही हम कहते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं बच्चों? जड़त्व। कितना सिंपल है कि नहीं, जब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे होते हैं, चाहे वो वस्तु गतिमान हो चाहे वो वस्तु स्थिर हो। गतिमान है तो हम बल लगाएंगे तो कोशिश करेंगे कि वो स्थिर हो जाए, या कि कोई वस्तु स्थिर है तो हम बल लगाएंगे तो गतिमान हो जाए। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं बच्चों, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, हमारे लगाए गए बाह्य बल का वो खुद विरोध करता है, तो जो विरोध करता है उसकी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अब वहीं पे जब एक पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है या घूर्णी गति कर रहा है, तब हम उस पर बल लगाएं और सोचे कि ये स्थिर हो जाए, लेकिन वो स्थिर नहीं हो रहा है, तब उस स्थिति को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मतलब आघूर्ण मतलब घूम रहा है और घूमते समय हम बल लगाएं, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसा जड़त्व है, गति का जड़त्व है, जिसके कारण वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। उसकी स्थिति में परिवर्तन न होने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं एक आघूर्ण लग रहा है जो हमारे बाह्य बल का विरोध कर रहा है, और वो गति है तो गतिमान अवस्था में ही है। तब उस आघूर्ण यानी उस प्रवृत्ति को हम बोलेंगे बच्चों जड़त्व आघूर्ण। चीजें क्लियर है दोनों? यहाँ पर परिभाषा आप लोग देख लो कि जब कोई वस्तु स्वतः ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, किंतु जब वस्तु पर अपनी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है तो वह उसका विरोध करती है। वस्तु की इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मतलब कोई वस्तु यदि स्वतः रखा है तो स्थिति परिवर्तन करने में असमर्थ होगा, हम उसके स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल लगाएंगे, लेकिन वो जो हम बाह्य बल लगाते हैं उसी बाह्य बल का वो क्या करता है? विरोध करता है, और इस विरोध करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व बोलते हैं। और जब जड़त्व आघूर्ण की बात आ जाती है बच्चों, तो हमने बताया आघूर्ण मतलब घूर्णी गति कर रहा होता है। कोई पिंड है, घूर्णी गति कर रहा होता है, और घूर्णी गति करते समय उसकी स्थिति में या उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल लगाएंगे जिसका वो विरोध करेगा, उस प्रवृत्ति को हम जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। मतलब जब कोई वस्तु स्थिर है, गतिमान है, तो भाई साहब उस पर जो हम बाह्य बल लगाते हैं उसके विरोध करने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। लेकिन जब स्पेशल घूर्णी गति करे मतलब एक निश्चित अक्ष के परितः घूर्णी गति करे बच्चों, तो वो जो हमारा एक प्रकार से आघूर्ण होगा वो जड़त्व आघूर्ण कहलाएगा। चीजें क्लियर है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मैं एक कागज को थोड़ा सा फाड़ लिया बच्चों, और इसको मैं इस पेन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मान लो मेरा पिंड है। अब ये घूर्णी गति करेगा तो कुछ इस प्रकार से घूर्णी गति करेगा, ये इसकी घूर्णी गति है। समझ रहे हो? मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है ना? सही है, बिल्कुल। लट्टू को घुमा दो, अक्ष के परितः घूमता रहता है, तो ये घूर्णी गति बच्चों। क्या है? घूर्णी गति। इसके जितने भी कण हैं उस साथ साथ गति करते रहते हैं। मान लो ये जो हमारा पिंड है एन कणों से मिलकर बना है, तो एन कण इसके साथ साथ एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमते रहते हैं। मतलब पिंड घूर्णी गति करेगा तो इसमें जितने भी कण होंगे वो भी घूर्णी गति करते रहेंगे। चीजें क्लियर है? और उस घूर्णी गति के दौरान हम बाह्य बल लगाते हैं कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होता बच्चों। और ये जो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है, उसका द्रव्यमान कितना है और अक्ष से दूरी कितना है कण का, उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब उसके द्रव्यमान और अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है।
चीजें क्लियर बच्चों। अब इससे मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे? m द्रव्यमान है तो किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, और r दूरी है तो दूरी का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा SI पद्धति में हो गया। CGS पद्धति में बताओ, किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CGS पद्धति में बच्चों। किस पद्धति में? CGS पद्धति में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ पर मैं आपसे बिमी सूत्र पूछूं, बिमी सूत्र बताओ, तो कहोगे सर यहाँ द्रव्यमान है तो m रहने दो, दूरी है तो स्क्वायर रहने दो, t नहीं है तो t 0 कर दो, सिंपल है, बस खत्म कहानी। ml² टी पावर माइनस। अब इस पर देखो, जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, जो जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण बच्चों वो किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो ये सब चीज लिख लिया करो, फार्मूला वगैरह सब कुछ लिख लिया करो भाई साहब। मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर SI पद्धति में। वहीं पे हम जब CGS पद्धति की बात कर लेते हैं बच्चों तो ग्राम मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये क्लियर हो गया, चीजें क्लियर है। फटाफट अब चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा सा जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर। क्या बच्चों? जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर। तो आप लोगों को एक साइड लिखना है जड़त्व, ठीक है, एक साइड लिख लो जड़त्व और एक साइड लिख लो जड़त्व आघूर्ण। समझा दे रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे, सिंपल है, मैं जानता हूं। एक साइड आप लोग जड़त्व लिखो और एक साइड जड़त्व आघूर्ण लिखो। पहला जो डिफरेंस है बच्चों, पहला डिफरेंस ये है कि जो हमारा जड़त्व होता है इसका महत्व रैखिक गति में होता है। किसमें बच्चों? रैखिक गति में होता है। रैखिक गति मतलब एक सरल रेखा में गति कर रहा हो या स्थिर हो, इसका महत्व रैखिक गति में होता है। इसका महत्व घूर्णी गति में होता है। लिख लो जरा, इसका महत्व घूर्णी गति में होता है। जड़त्व का जो महत्व है रैखिक गति में होता है, जड़त्व आघूर्ण का महत्व घूर्णी गति में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, जो जड़त्व होता है बच्चों वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, साथ में बच्चों घूर्णन अक्ष से दूरी पर, ठीक है। दूसरा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर, दो चीज पर डिपेंड करता है जड़त्व आघूर्ण। लिखते चलो आप लोग भी कि भाई साहब जो जड़त्व होता है वो पिंड के द्रव्यमान पर या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जड़त्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो पिंड के या कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। तीन ही अंतर है, ठीक है। तीसरा जो है यह किसी भी वस्तु के लिए नियत राशि है। नियत राशि मतलब फिक्स है, लेकिन बच्चों ये जो जड़त्व आघूर्ण है नियत राशि नहीं है। उसके कण की दूरियां बदलने पर किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण है, घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है। भाई घूर्णन अक्ष यदि बदल दिया जाए तो आघूर्ण भी बदल जाता है, सिंपल है। लेकिन जो जड़त्व है वो नियत राशि है। तो जड़त्व में पहला अंतर क्या था बच्चों? रैखिक महत्व, इसका महत्व रैखिक गति के लिए होता है। जड़त्व आघूर्ण में लिखेंगे इसका महत्व घूर्णी गति के लिए होता है। जो हमारा जड़त्व होता है वो केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा घूर्णन से उसकी लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु के लिए जड़त्व जो है नियत राशि है, तीसरा नंबर लिखेंगे। लेकिन वहीं पे हम बच्चों यदि बात कर लेते हैं किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण है उसके अक्ष पर निर्भर करता है। यदि अक्ष बदल दो तो आघूर्ण भी, जड़त्व आघूर्ण भी बदल जाता है। इतना क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। जड़त्व आघूर्ण, इसका जो भी हमने बिमी सूत्र मात्रक को भी देख लिया। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आया करता है कि किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक, थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आज का बन रहा है, प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है आपका किसी पिंड के, क्वेश्चन लिख देता हूं, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। अब देखो कोई पिंड है किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है, गति कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाओ, इसके बाद समझ में आएगा। मान के चलता हूं ये जेड अक्ष के परितः घूम रहा है, कुछ इस प्रकार से। इसके तीन अक्ष हैं, ठीक है, तीन अक्ष है बच्चों। एक मैं मान के चलता हूं एक्स, एक ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब ये पिंड है और पिंड घूम रहा है, तो एक छोटा सा पिंड बना देता हूं। ये लो पिंड है। इस पिंड में कई सारे कण हो सकते हैं, सही है ना, 1 2 3
4, कई सारे कण हो सकते हैं। इन कणों का द्रव्यमान अलग अलग है, m1 m2 m3 m4। इनकी जो दूरी है r1 हो जाएगा, r2 हो जाएगा, r3 हो जाएगा, r4 हो जाएगा। दूरी भी अलग अलग होगी ना, ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा सेंटर ऑफ यानी जो मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु हो गया। तो ये हमारा जो एक पिंड है वो घूर्णन अक्ष OZ के परितः घूर्णी गति कर रहा है, और इसको हम कई कणों से मिलकर मान सकते हैं कि इसके कणों का द्रव्यमान m1 m2 m3 है और अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 है। तब इनका जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा भाई? जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? mr²। तो पहले कण के लिए m1 r1², दूसरे कण के लिए m2 r2², तीसरे कण के लिए m3 r3², चौथे कण के लिए m4 r4²। चीजें क्लियर है ना? तो यहां पर थोड़ा सा मैं माना लिख सकता हूं कि माना एक हमारे पास क्या है, पिंड है, घूर्णन अक्ष OZ के परितः घूर्णी गति कर रहा है और इस पिंड को असंख्य कणों से मिलकर माना जा सकता है बच्चों। तब प्रत्येक कण का द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 m4 और सारे हो सकते हैं। अक्ष से लंबवत दूरियां क्रमशः r1 r2 r3। ये चीज तो आप लिख ही सकते हो बच्चों। तो देख सकते हैं मैंने पूरा माना भी लिख दिया बच्चों कि माना एक पिंड है OZ अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा। देखो OZ अक्ष के परितः पिंड को असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। पिंड को असंख्य कणों से बना हुआ या कि मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ठीक है, बना हुआ ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे बना हुआ माना जा सकता है। तब इन कणों का द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 है। अक्ष से दूरी क्रमशः r1 r2 r3 है बच्चों, और आगे लिख सकते हो जितना भी चाहो। तब आघूर्ण क्रमशः m1 r1², m2 r2², m3 r3² होगा। मतलब हर कण के लिए हम बात कर रहे हैं। अब यदि हम संपूर्ण जड़त्व पिंड का भी निकाल रहे हैं भाई, तो पिंड का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सभी जड़त्व आघूर्ण जितने भी कण हैं उनके जड़त्व आघूर्णों का योग कर देना पड़ेगा। इसलिए आपको आगे लिखना है, क्या लिखना है? पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष OZ के परितः नहीं दिख रहा है, OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चों क्या करेंगे? कुल निकालने के लिए हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3²। आगे चलने दो, है ना, इस प्रकार से। अब देखो मैं ये समीशन का चिन्ह लगाऊं, सिग्मा का चिन्ह लगाऊं, ये मतलब योग, सब का योग है। और कहां से कहां तक है भाई? 1 से लेकर कहां तक मान के चलता हूं? n तक। n कणों से मिलकर बना हुआ है। अब यहां पर 1 है तो i कर देता हूं, और यहां पर i मतलब 1 2 3 4 5, i की जगह ये स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां पे सबको कंफ्यूजन है। 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, जब 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो आगे। मतलब एक बड़े से फॉर्मेट को छोटे से फॉर्मेट में हमने रूपांतरित कर दिया। एक बड़े से फॉर्मेट को हमने छोटे से फॉर्मेट में रूपांतरित कर दिया, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। ओके, यहां तक आपको करना है एक पिंड के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। छोटा सा टॉपिक था बच्चों, और आज का जो टॉपिक जड़त्व आघूर्ण में अंतर, इसे तैयार जरूर कर लेना। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आए हैं भाई साहब तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके ही जाइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।